इटली का एकीकरण पार्ट 4। इटली का एकीकरण चतुर्थ चरण, मतलब चतुर्थ चरण में इटली के एकीकरण में चतुर्थ चरण इटली का एकीकरण। अब इटली के एकीकरण का चतुर्थ चरण इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम अगले वीडियो में देख चुके हैं काफ़ी चीज़ें, और थोड़ा सा उसका आगे का डिस्कशन, मतलब उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट को समझा देते हैं। मतलब नेशनल सोसाइटी नामक संगठन ने जब नेपल्स में विद्रोह कर दिया तो काबूल को आमंत्रित किया गया कि वो मोर्चा संभाले। काबूल ने मोर्चा संभाला। वो काबूल मतलब काबूल ने गैरीबाल्डी को भेजा, गैरीबाल्डी ने मोर्चा संभाला। अब गैरीबाल्डी ने जब मोर्चा संभाला तो नेपल्स में विद्रोह हो गया। अब तब मतलब विद्रोह हो गया, तब और राज्यों को मतलब मिलाना, इटली के एकीकरण में और राज्यों को मतलब मिलाना था। तो गैरीबाल्डी ने सिसिली पर आक्रमण कर दिया। अब सिसिली क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? सिसिली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बूर्बो वंश का शासन था, मतलब कि सिसिली में बूर्बो वंश का शासन। तो जब 1000 सिपाहियों द्वारा 1000 लाल कुर्ती सिपाहियों द्वारा गैरीबाल्डी ने जब नेपल्स में विद्रोह हो गया तो गैरीबाल्डी ने मोर्चा संभाला। उसके बाद मतलब जब विद्रोह हो गया तो मोर्चा संभाला गैरीबाल्डी ने 1000 लाल कुर्ती सैनिकों के साथ सिसिली पर आक्रमण बोल दिया। गैरीबाल्डी ने 1000 लाल कुर्ती सैनिकों के साथ सिसिली पर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया। गैरीबाल्डी ने 1000 लाल कुर्ती सैनिकों के साथ सिसिली पर धावा बोल दिया, तो जाहिर सी बात है सिसिली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मतलब कि इटली के एकीकरण में जब 1000 लाल कुर्ती सैनिकों के साथ सिसिली पर धावा बोल दिया तो वहाँ के राजा फर्डिनेंड द्वितीय भाग खड़ा हुआ, बूर्बो वंश का अंत हो गया। क्योंकि सिसिली भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राजा के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी, महंगाई एक कगार पर थी। तो बूर्बो वंश का शासक भाग खड़ा हुआ और सिसिली गैरीबाल्डी के कब्जे में आ गया। मतलब कि 1000 सैनिक से डर गया, इतनी कमजोर चरमराई हुई व्यवस्था थी। सिसिली गैरीबाल्डी के कब्जे में आ गया। जब सिसिली गैरीबाल्डी के कब्जे में आ गया तो गैरीबाल्डी का उत्साह और बढ़ गया। मतलब समझते हैं जब बार बार विजय होने से, बार बार मतलब सफल होने से किसी की उत्साह और बढ़ जाती है। तो गैरीबाल्डी ने एक भूल जरूर कर दी। गैरीबाल्डी ने क्या भूल की? गैरीबाल्डी ने ये मतलब कि ऐलान कर दिया कि वो अब रोम पर चढ़ाई करेगा। अब रोम क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? रोम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पोप का शासन था, मतलब जो पोप कैथोलिक चर्च के पोप, जो फ्रांस का संरक्षण था, मतलब कैथोलिक चर्च के पोप का, वो शासन रोम पे था। मतलब कि रोम में पोप का शासन था। अब पोप का शासन था तो जाहिर सी बात है फ्रांस से शत्रुता। अब फ्रांस से शत्रुता तो दिक्कत हो जाएगी ना, इटली के लिए भी और विक्टर एमैनुअल के लिए, पिडमॉन्ट सार्डिनिया के लिए और गैरीबाल्डी सबके लिए दिक्कत। तो विक्टर एमैनुअल ने जब गैरीबाल्डी ने ऐलान किया कि वह रोम पर चढ़ाई कर देगा। अब जाहिर सी बात है जब ऐसा
मतलब सुनकर काबूल और विक्टर एमनोल भी चिंतित हो उठे, क्योंकि अब फ्रांस से शत्रुता मोल लेनी पड़ेगी। अब फ्रांस से शत्रुता मोल मतलब ऑस्ट्रिया से भी मोल ले रखे हैं फ्रांस से, तो सबको जितना आज तक मतलब कि बटोरे इकट्ठा किए राज्यों को, विद्रोह करा के सबको मिलाएं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो विक्टर एमनोल बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था। अब विक्टर एमनोल ने क्या किया इसके बारे में देखते हैं। विक्टर एमनोल ने, अब गैरिबाल्डी ने जब 1000 लाल कुर्ती सैनिकों के साथ सिसिली पर धावा बोल दिया, सिसिली के राजा यानी बूर्बो वंश के शासक ने भाग खड़ा हुआ और इससे उत्साह बढ़ गया गैरिबाल्डी का। उसने कहा हम रोम पे चढ़ाई कर देंगे। तो विक्टर एमनोल को दिक्कत हुई, काबूल को भी दिक्कत हुआ। फ्रांस से शत्रुता मोल नहीं, मतलब फ्रांस से लड़ाई हो जाती, शत्रुता मोल लेने की बात ही क्या है, तो फ्रांस से लड़ाई हो जाती। तब क्या हुआ, विक्टर एमनोल ने नेपोलियन तृतीय मतलब जो फ्रांस का शासक था, क्रांतियाँ हुई, होती रही, राजतंत्र जिंदा रहा तो फिर शासक ही होगा। विक्टर एमनोल ने नेपोलियन तृतीय को, विक्टर इमोनोल ने नेपोलियन तृतीय को भरोसे में लेकर, नेपोलियन तृतीय को भरोसे में लेकर अपने सैनिक गैरिबाल्डी के पीछे भेजती है। अपने सैनिक गैरिबाल्डी के पीछे भेजती है। गैरिबाल्डी के पीछे भेज दिए। अब क्यों नेपोलियन तृतीय को क्यों भरोसे में लिया, इसकी भी एक कूटनीति हो जाती है विक्टर एमनोल के लिए। क्योंकि अगर भरोसे में न लेता तो नेपोलियन तृतीय को ये शंका हो जाती कि ये भी रोम पे चढ़ाई करने वाले हैं, इसलिए नेपोलियन तृतीय को भरोसे में लिया और गैरिबाल्डी के पीछे सैनिक भेज दिए। और गैरिबाल्डी को जब ये पता चला कि विक्टर एमनोल ऐसी कहानियां हो चुकी है, तो उसने मतलब पिडमांट और सार्डिनिया मतलब विक्टर एमनोल के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और सारे राज्य और सब कुछ अपने सिपाही विक्टर एमनोल को सौंप दिया। जब मतलब कि गैरिबाल्डी को पता चला कि विक्टर एमनोल ने उसके पीछे सैनिक भेज दिए हैं, तो गैरिबाल्डी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सारे राज्य पिडमांट और सार्डिनिया जो विक्टर एमनोल उस पर शासन कर रहे थे, पिडमांट सार्डिनिया पे, उसको सौंप दिया। तो गैरिबाल्डी ने आत्मसमर्पण कर दिया। गैरिबाल्डी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सारे राज्य जो विक्टर एमनोल ने सैनिकों के द्वारा इटली कहते हैं, सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया, सिसिली नेपल्स, जब गैरिबाल्डी को नेशनल सोसाइटी नामक संगठन ने आमंत्रित किया तो जाहिर सी बात है उसके पास ही होगा, उसकी कमान, आला कमान उसके पास ही होगी। तो गैरिबाल्डी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सारे राज्य विक्टर एमनोल को सौंप दिया। अब जाहिर सी बात है विक्टर एमनोल, अब हम हर देश में ये सुने होंगे, हर देश की बात कर रहा हूं, बस कुछ देशों को छोड़कर,
कहीं कहीं एकीकरण लोकतंत्र के भरोसे हो जाता है। भारत में लीजिए, गांधी जी मतलब कि कोई मतलब भारत में बहुत ऐसे राज्य थे मतलब कि जिसपे अनेक शासक थे, उन्होंने एकीकरण नहीं सोचा। उन्होंने एकीकरण नहीं सोचा कि वो पूरी भारत के एकीकरण करके एक मतलब कि एक भारत बनाए। उन्होंने एकीकरण नहीं सोचा। अब इटली में राजतंत्र होते हुए भी मतलब इटली का एकीकरण करना चाहा विक्टर एमैनुअल ने, क्योंकि छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड थे, जिससे कहीं कहीं लोहे के सामान ज़्यादा थे तो कहीं उसकी कमी थी, कहीं कहीं पे मतलब कि अनाज होते थे, कृषि होती तो कहीं की कृषि की कमी। तो मतलब जब सारे राज्यों की इकट्ठा कर लेंगे तो आपस में बंटवारा करके काम चलाया जा सकता है। जाहिर सी बात है किसी क्रांति के लिए एकदम हकीकत ही। तो जब सारे राज्यों को जब इकट्ठा करेंगे तभी तो इम्पोर्टेंट होगा। जहाँ कृषि होगी और जहाँ लोहा होगा, कृषि का सामान उसमें खाने के लिए उनको भेजेंगे और लोहे के सामान से उद्योगों का विकास होगा। तब ये एकदम से राइट बात है। तो फिर विक्टर एमैनुअल इटली का एकीकरण राजतंत्र के हिसाब से हुआ। इटली का एकीकरण सौंप दिया गैरिबाल्डी ने विक्टर एमैनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी ने विक्टर एमैनुअल को सौंप दिया। अब पांचवा चरण इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इटली की राजधानी रोम बनाए बिना इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता। अठारह सौ 66 से 1871 पांचवा चरण। अब पांचवा चरण इंपॉर्टेंट, पांचवा पंचम पांचवा कुछ भी है तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इटली की राजधानी रोम बनाए बिना इटली का एकीकरण हो नहीं सकता। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाए, भारत का एकीकरण कहाँ से पूरा होता? कोई भी देश अपने मतलब जनरल की बातें सोच ले, नहीं हो सकता ना, क्योंकि रोम बीचे में पड़ता है। तो बिना इटली की राजधानी रोम बनाए एक इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता। अब इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता। अब रोम, क्योंकि रोम पर पोप का शासन था और पोप को फ्रांस का संरक्षण प्राप्त था, तो जाहिर सी बात है फ्रांस से शत्रुता मोल लेना। तो विक्टर एमैनुअल काबूल की मृत्यु हो चुकी थी इसके बीच में। चौथे चरण के अंत तक काबूल की मृत्यु थी। गैरिबाल्डी और विक्टर एमैनुअल थे। तब ये समय का इंतजार कर रहे थे, मौके का इंतजार, कि बिना मौका मिलते ही ये रोम पर चढ़ाई कर देंगे। अब मौका मिलेगा तभी तो रोम पर चढ़ाई करेंगे, बिना मौके की रोम पर चढ़ाई क्यों करेंगे? तो जाहिर सी बात है यूरोपीय देशों से शत्रुता मोल और लड़ाई, फिर इटली का छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड। तो विक्टर एमैनुअल मौके की तलाश में था, गैरिबाल्डी भी मौके की तलाश में था। तो जब समय 70 आया, 1870 सेडवा का युद्ध हुआ। अब सेडवा का युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता? तो ये दोनों विक्टर एमैनुअल और गैरिबाल्डी मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले और रोम पर चढ़ाई कर दे, इटली की राजधानी बना ले और फ्रांस के सैनिक तब वहाँ उपस्थित ना हो। तो यह मौका मतलब कि यह मौका 1870 में आया जब यह मौका 1870 में आया जब फ्रांस और जर्मनी का जंग छिड़ा। फ्रांस और जर्मनी का जंग छिड़ गया, लड़ाइयाँ छिड़ गई, लड़ाइयाँ छिड़ गई। यह मौका 1870 में आया जिसे सेडवा का युद्ध भी कहते हैं, सेडवा का युद्ध भी कहते हैं।
सेडवा का युद्ध भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, सेडवा का युद्ध 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी लड़ाई छिड़ गई और फ्रांस के सैनिक कम पड़ गए। जब मतलब कि फ्रांस और जर्मनी का जंग छिड़ गया और फ्रांस के सैनिक कम पड़ गए, तब फ्रांस ने क्या किया, रोम के संरक्षण में जो सैनिक थे उन्हें बुला लिया वापस। रोम के संरक्षण में जो सैनिक थे उन्हें वापस बुला लिया। और मतलब कि जर्मनी और इटली के बीच में भी गुप्त समझौते हुए। गुप्त समझौते का मतलब कि जैसे ही फ्रांस रोम से सैनिकों को वापस बुलाएगा, जैसे इटली धावा बोल देगा रोम पे। तो सही बात है, बिस्मार्क वहाँ पे था। बिस्मार्क बहुत बुद्धिमान, बहुत कूटनीतिज्ञ था और उसने कुछ सैनिकों की सहायता भी मांगी इटली से, सैनिक सहायता भी मांगी इटली से। इसके बदले में उसने रोम पे चढ़ाई करने का मतलब रोम कब्जा करने के लिए उससे छोड़ दी। तो जाहिर सी बात है, मौका मिल गया विक्टर नोल गैरिबाल्डी को रोम पे चढ़ाई करते हैं। सेडवा के युद्ध, सेडवा के युद्ध में जर्मनी फ्रांस से हार गया। अब सेडवा का युद्ध जर्मनी के एकीकरण में देखेंगे इसके बारे में डिटेल से, कि जर्मनी के एकीकरण में कैसे रक्त और लोह की नीति अपनाई गई, तब देखेंगे उसके युद्ध में जर्मनी के एकीकरण में। अब हम इटली का एकीकरण पूर्ण कर लें। तो फिर जब मौका मिला कि फ्रांस के जो सैनिक थे पोप के संरक्षण में, उन्हें वापस बुला लिया गया। तो मौका मिलते ही विक्टर एमेनुएल ने विक्टर इमैनुअल ने फ्रांस पर चढ़ाई कर दी। फ्रांस पर कहते हैं, रोम पे चढ़ाई कर दी। फ्रांस कहाँ पे चढ़ाई करेगा, रोम पे चढ़ाई कर दी। और रोम पे चढ़ाई कर दी। मौका मिलते ही विक्टर एमेनुएल ने रोम पे चढ़ाई कर दी। जाहिर सी बात है, रोम पे चढ़ाई कर दी तो फ्रांस के सैनिक थे नहीं, रोम तुरंत ही कब्जे में आ जाएगा। गैरिबाल्डी जैसे स्वतंत्रता सेनानी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेशनल सोसाइटी नामक संगठन, युवाओं को भर्ती करना, गैरिबाल्डी का आत्मविश्वास तुरंत रोम पे चढ़ाई कर देगा। तो विक्टर एमेनुएल ने रोम पे चढ़ाई कर दी। मौका मिलते ही रोम पे चढ़ाई कर दी और रोम को कब्जे में ले लिया। कब्जे में ले लिया। रोम को कब्जे में ले लिया। जब रोम पे चढ़ाई कर दी, रोम को कब्जे में ले लिया, मौका मिला सेडवा के युद्ध में, फ्रांस और जर्मनी के युद्ध में, तब जाहिर सी बात है पोप तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि मजे का माल लूट खा रहे हैं। काहे का न विरोध करेंगे, काम करेंगे तब नहीं विरोध करेंगे। जब वो इसे बैठ के खा रहे हैं, अंगड़ा रहे हैं, तो विरोध काहे का करेंगे। तो विरोध करेंगे ना, तो मतलब कि विरोध करने लगे। फिर जब इटली का एकीकरण का 5वां चरण पूर्ण हो गया, तो जाहिर सी बात है इनसे कुछ समझौते करने पड़ेंगे। अब समझौते क्यों करने पड़ेंगे, इसकी यूरोप में एक कूटनीति हो जाती है, हम बता रहे हैं इसके बारे में। विक्टर एमेनुएल को पोप से समझौते करने पड़ेंगे, यूरोपीय कूटनीति हो जाती है, क्योंकि आप या वर्तमान दुनिया में धर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। क्योंकि वो कैथोलिक पोप थे, वह अन्य देशों की सहानुभूति लेकर चढ़ाई कर देते हैं रोम पे। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया हो जाते, जैसे युद्ध खत्म होता सेडवा का, चढ़ाई करवा देते। इंग्लैंड भी कैथोलिक था, लेकिन तो मजे उसने मतलब सब धर्म संभव करवा लिया, लेकिन पहले वो कैथोलिक धर्म ही था, प्रोटेस्टेंट उसके भगा। उसके जॉर्ज बेंसन के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं उसके बारे में। तो मतलब कि और विक्टर एमेनुएल
बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था। उनके काबुल की मृत्यु हो चुकी थी 66 से पहले। तो विक्टर एमैनुअल ये बात जानता था धर्म के मामले में, ये नेपोलियन तृतीय को भी मालूम थी ये बातें। तो विक्टर एमैनुअल ने सोचा कि अगर मतलब कि ऐसा ना हो कि इटली का एकीकरण पूरा हुआ और फिर इससे कोई बाधा आ जाए, इसीलिए उसने पोप से समझौते किए। पोप से समझौता किया, विक्टर एमैनुअल ने पोप से समझौता किया। इमैनुअल ने पोप से समझौता किया, समझौता किया पोप से समझौता किया। तो जाहिर सी बात है पोप से समझौता हो गया और मतलब पोप को वेटिकन सिटी एक नामक एक छोटे से शहर में रहने के लिए कहा और पोप को वेटिकन सिटी नामक छोटे शहर में रहने को कहा। वेटिकन सिटी नामक छोटे शहर में रहने को कहा। नामक छोटे शहर में रहने को कहा। वेटिकन सिटी नामक छोटे शहर में रहने को कहा। इससे विक्टर एमैनुअल भी संतुष्ट हो गया, पोप भी संतुष्ट हो गए, क्योंकि मजबूरी थी विक्टर एमैनुअल को समझौता करने के लिए। नहीं तो ये पोप दूसरे देशों में जाकर क्रांतियाँ चालू कर देते, इटली के मतलब कि विरुद्ध प्रोपागेंडा चलाने लगते। इसलिए विक्टर एमैनुअल ने कूटनीति और राजनीति और विदेश नीति सब कुछ के बारे में सोचकर समझौता कर लिया। अब आगे हम देखेंगे कि गैरिबाल्डी के बारे में, विक्टर एमैनुअल के बारे में, काबूल के बारे में, इनके सब के बारे में देखेंगे कि इनका जीवनचर्या और मतलब क्या क्या इनके बारे में देखेंगे अगले श्रम में। नमस्कार, धन्यवाद।